हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दैट इज जॉर्ज बार्लो एंड लॉर्ड मिंटो के बारे में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे 1805 टू 1813 के बीच में कौन कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं जॉर्ज बार्लो से। देखो, लास्ट में हमने डिस्कशन किया कि जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे वो 1805 में दोबारा से बुलाए जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को कि आप आइए और इंडिया की कमान को संभालिए एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से बीमार होते हैं और फिर ये यहीं पे डेथ हो जाती है इनकी। इसके बाद अब किसको अगला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाए उसके बारे में यहां पे चर्चा हो रही है। तो यहां पे बोला गया कि इन्हीं के एक और फ्रेंड है, उनको बुला लो। वो कौन है? तो वो है जॉर्ज बार्लो, जो किसके दोस्त हैं? कॉर्नवालिस के। ये कौन है? ये वही बंदा है जिसने कॉर्नवालिस कोड दिया। इनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब इनको बोला गया कि भाई देखो, आपके जो दोस्त है कॉर्नवालिस वो तो चले गए, अब उनका दायित्व अब आप संभालिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अब वो आप लीजिए। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1805 में इनको अपॉइंट किया गया और ये 1807 के बीच में रूल करेंगे एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। अब इनके टाइम में देखो, अगर हम बार्लो की बात करें तो कॉर्नवालिस तो एक बहुत ही बड़े लेवल का खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी बार्लो भी है अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा कच्चा है। इसके टाइम में दो मेजर इवेंट्स होते हैं, जो कि एक ऐसा होता है जो अच्छा होता है, कंपनी के फेवर का होता है, कंपनी के लिए अच्छा होता है, और दूसरा एक ऐसा जो कि कंपनी के लिए बुरा साबित होगा। अब वो कैसे होगा? देखो, एक ऐसा है जो कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर जो इस टाइम पर चला हुआ था, तो इसने इसको एंड किया। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर को इसने रोका। किससे? इसने होलकर के साथ में जाके, होलकर्स के साथ ट्रीटी कर ली, जिसको बोलते हैं हम राजपुर घाट की ट्रीटी। राजपुर घाट ट्रीटी। इस ट्रीटी के थ्रू इसने सेकंड एंग्लो मराठा वॉर को रोक दिया, जो कि कंपनी के फेवर में है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं मराठाओं को सबड्यू कर दिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो ये कंपनी के फेवर की बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक और इतना बड़ा इवेंट होता है, जैसे हमने डिस्कशन करते हैं कि 1857 का रिवोल्ट होता है, उसी के जैसा एक रिवोल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वेल्लोर म्यूटिनी। वेल्लोर म्यूटिनी, क्योंकि ये एक छोटे लेवल की म्यूटिनी है, तो जिसके बारे में इतना कम डिस्कशन किया जाता है, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट वो पूरे बड़े लेवल पे हुआ था, तो वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है। वेल्लोर म्यूटिनी भी कुछ ऐसी ही म्यूटिनी है, लेकिन क्योंकि ये छोटे लेवल पे हुई, क्योंकि एक छोटे रीजन बेस्ड है, तो इसलिए इसका डिस्कशन बहुत ही कम होता है। या हम ये कह सकते हैं इसकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है 1857 के रिवोल्ट में। ठीक है, जब हम वहां पे डिस्कशन करेंगे कि 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उसके साथ जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहां से बहुत बारी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कहां पे हमें देखने को मिलता है बिल्कुल सेम म्यूटिनी है जैसा 1857 में हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, वैसा ही कॉन्सेप्ट हमें यहां पे देखने को मिलता है। तो पहले हम इसको डिस्कशन करते हैं। यहां पे हम वेल्लोर म्यूटिनी देखेंगे। जब हम 1857 पढ़ेंगे तो वहां पे दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, किस तरीके से ये एक दूसरे से सिमिलर है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। तो हम इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। वेल्लोर ये कहां है? तो ये मद्रास वाले रीजन में है। जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा। अब मद्रास वाले रीजन में हमें टीपू सुल्तान देखने को मिलते हैं, वो तो मार दिए गए 1799 में। टीपू सुल्तान का बेटा है जिसका नाम है फट्टा हैदर। फट्टा हैदर, क्या नाम है? फट्टा हैदर। ये है वहां पे। अब ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मुझे मौका मिले कि मैं अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर पाऊं,
मुझे बाहर निकलना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो मद्रास वाले रीजन में गवर्नर जो बैठे हुए हैं वो है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, और विलियम बेंटिक कौन है? ये आगे चल के हमें 1828 में आगे चल के हमें देखने को मिलेंगे, बाद में एज ए गवर्नर जनरल बन के आएंगे, ठीक है। तो हम इनका आगे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है गवर्नर है विलियम बेंटिक। अब इनका एक दोस्त है जिसका नाम है जॉन क्रूडॉक। इन्होंने क्या कहा कि भाई देख, हमारी आर्मी में बहुत सारे सैनिक हैं और सभी के सभी अलग अलग रिलीजन के भी हैं। अब सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कोई पगड़ी बांध रहा है, किसी के हाथ में माला है, कोई हाथों में अंगूठियां पहन रहा है, कोई हाथों में कड़ा डाल रहा है, कोई बड़ी बड़ी मूछें रख रहा है, दाढ़ी रख रहा है बड़ी बड़ी। तो हमें इनको हटाना है और अब से हम एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि सभी के सभी एक कैप पहनेंगे और वो कैप होगी लेदर की। ये कॉन्सेप्ट देने वाले कौन है? जॉन क्रूडॉक। इसने कहा कि जो टर्बन अब लोग पहले से बांधते आए हैं या पहनते आए हैं उसको हटाइए, उसकी जगह पे अब एक लेदर की कैप होगी जो सबके लिए एक होगी, ठीक है। वो लगाएंगे और उसको लगा के आर्मी में भर्ती होने वाले जितने भी सैनिक होंगे वो सब ये लगाएंगे। बोल ठीक है। इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, ऑर्डर निकाल के इसको आर्मी के लोगों के पास में भेजना शुरू कर दिया, सैनिकों के पास भेजना शुरू कर दिया। अब वहां पे देखा गया कि भाई ये लेदर की बनी है, तो मिस इंफॉर्मेशन या एक तरीके से कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन ये फैलाई गई कि ये जो लेदर यहां पे यूज किया गया है, ये लेदर एक्चुअल में गाय से और सुअर से, उनके मीट से बना है, जो कि एक तरीके से हम ये कहें कि हिंदुओं के भी अगेंस्ट है और मुस्लिम्स के रिलीजन में भी अगेंस्ट है, ठीक है। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है एक ये इंफॉर्मेशन फैलाई गई कि हमारा धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये हमें हमारा रिलीजन है वो चेंज करने की शुरुआत हो रही है और ये लोग हमारा रिलीजन चेंज कर देंगे। अगर हमने इस हैट को पहना, अगर इस कैप को पहना, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है, हमारे रिलीजन पे डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो आर्मी के लोग हैं, जो सैनिक है, वो इकट्ठा होते हैं कि हमें इसका अपोज करना चाहिए, इसको रजिस्ट करना चाहिए। और इसी के रेजिस्टेंस में इन्हें एक लीडरशिप चाहिए कि भाई मुझे किसी को लीडर बनाना है, किसको बनाए। अब क्योंकि मद्रास वाला रीजन है तो यहां पे पहले से टीपू सुल्तान की जो फैमिली है वो वहां पे रह रही है, इनके बारे में सब जानते हैं। तो इन्होंने कहा टीपू सुल्तान का बेटा है फट्टा हैदर, हम उनको लीडर बनाते हैं। ये देखो सारी की सारी चीजें जो यहां पे हो रही है ना, सिमिलर तरीके की सिचुएशन हमें 1857 के रिवोल्ट में भी देखने को मिलेगी, वहां पे भी हमें लीडर देखने को मिलेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि हम एक बंदे को उठाते जो लीडरशिप करे। देखो आप अगर किसी भी आर्मी में या किसी के अगेंस्ट रिवोल्ट करना चाहते हो, अगर आपके पास कोई नेता नहीं है, ठीक है, आपको लीडर नहीं मिल रहा है, तो वो किसी भी तरीके से वो कामयाब नहीं हो सकती है, ठीक है। आपको कामयाब करना है तो किसी एक के अंडर तो काम करना पड़ेगा ना भाई। आप कोई भी काम कर रहे हो तो लीडर बहुत ज्यादा जरूरी है। और लीडर का ऐसा नहीं है कि वो वीक हो, स्ट्रोंग होना चाहिए, जिसकी इमेज हो एरिया में, ताकि लोग कनेक्ट कर पाए आपसे। वो सारी चीजें कहां पे दिख रही है? फट्टा हैदर में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि हम फट्टा हैदर को अपना लीडर यहां पे इलेक्ट करते हैं और इनकी लीडरशिप में हम एक किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे। इसी को बोला गया वेल्लोर म्यूटिनी, ठीक है। अब ये सारा कांड कहां पे हो रहा है? साउथ में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? जॉर्ज बार्लो। तो अब ये क्योंकि अब एकदम से ये एक तरीके से लड़ाई छिड़ गई है कि ब्रिटिशर्स को भगाओ यहां से। ऊपर से हमें देखने को मिलता है नेपोलियन, वो भी इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, रसिया वाली साइड से भी अटैक हो रहे हैं। ये कभी भी अटैक हो सकते हैं रसिया वाली साइड से। तो इस तरीके की सिचुएशन अब यहां पे बनी हुई है। तो इन्होंने रिवोल्ट किया, अब इनको सप्रेस किया गया कि भाई अगर यदि हमने इनको ऐसे ही ये रिवोल्ट अगर पूरे इंडिया में फैल गए तो हमारे यहां पे जीना मुश्किल हो जाएगा, हमें इसको सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे आर्मी के सैनिकों को मारा गया, तोप से उड़ाया गया। और हम ये देखते हैं कि इनके साथ में बहुत बुरे तरीके से बिहेव किया गया, सप्रेशन बहुत बुरे तरीके वाला किया गया, ठीक है। इसको सप्रेस किया गया और यहां से हम देखते हैं
कि जैसे ये खत्म हुआ तो यहां पे विलियम बेंटिक बोले यार ये बंदा क्या कर रहा है, ये यहां पे गवर्नर है इस रीजन में, उसके बावजूद भी इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। तो इन दोनों को वापस बुला लिया गया कि आप आइए और इंग्लैंड आ जाओ वापस से, आपके बस का नहीं है गवर्नर बनना, चलो। तो दोनों को वापस बुला लिया। अब जॉर्ज बार्लो की बारी आई, बोले भाई आप क्या कर रहे हो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो, आप कर क्या रहे हो, आपके यहां पे इतनी बड़ी सिचुएशन हो रही है, आप बोले मैं तो बाहर की चीजों को देखने लग रहा हूं। बोले नहीं आप भी हटिए। यहां पे बोला गया कि कुछ ऐसे लोगों को भेजो जो इन सारी सिचुएशंस को हैंडल कर पाए। क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर इस तरीके की सिचुएशन होती रही तो कैसे बात बनेगी। अभी तो ये छोटी सी एक जगह पे रीजनल लेवल पे हुई है, कल को हो सकता है सारे के सारे इंडियंस इस तरीके से मिल जाए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हम नेपोलियन से लड़ाई करेंगे या फिर इंडिया के अंदर होने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे टकराएंगे, हम एक साथ दो फ्रंट तो नहीं खोल सकते ना। तो ऐसी सिचुएशन में बोला गया कि कुछ ऐसे बंदों को अपॉइंट करो या किसी ऐसे बंदे को भेजिए जो कि इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाए, ठीक है। और हमें क्योंकि सेंट्रल एशिया की तरफ से, रशिया की साइड से और नेपोलियन की साइड से कभी भी वॉर हो सकता है, तो उनको डिप्लोमेट्स का यूज करके इन चीजों को सुलझा सके। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे अपॉइंट किए जाते हैं अगले बंदे जिनका नाम है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो कब आते ये 1807 में टू 13। इनको क्या बोला गया कि आपके सामने जो सिचुएशन है वो तीन चीजें चल रही है। पहली, नेपोलियन वो वॉर कर सकता है। दूसरा, सेंट्रल एशिया की तरफ से मतलब रशिया वाली साइड से कभी भी अटैक हो सकता है, उसको रोकना है। और तीसरी चीज, जो इंडिया के अंदर खुद यहां पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनको टैकल करो। तो ये सारी सिचुएशन इनके सामने है। तो यहां पे बोला गया कि आपको रिंग फेंस करनी है, ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पे बाहर से कोई भी अटैक ना हो पाए, इंडिया की तरफ ना आ पाए। तो आपको कुछ ऐसा करना है, डिप्लोमेट्स अपने सेंड करो और वो डिप्लोमेट्स बाहर की बाहर ही सारी इंफॉर्मेशन देते रहे क्या हो रहा है क्या चल रहा है। बोले ठीक है आप टेंशन मत लो। तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड मिंटो ने यहां पे 4 जगह देखी जो बाहर है इंडिया से। पहला सिंध वाला एरिया, दूसरा लाहौर वाला रीजन, ठीक है, तीसरा काबुल वाला रीजन और चौथा अफगानिस्तान में है तेहरान। बोला कि जो सेंट्रल एशिया की तरफ है जहां पे हम अपने डिप्लोमेट्स को सेंड कर सकते हैं वहां पे बिठा देंगे और वो देखेंगे और वहां के रीजन में पूरा कंट्रोल रखेंगे। क्योंकि देखो कोई भी आएगा तो सेंट्रल एशिया वाली साइड से आएगा, ठीक है। तो वहां पे इनमें भेजा गया, सिंध में भेजा गया स्मिथ को कि भाई आप जाओ और वहां पे जाके देखो कि क्या हो रहा है, किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, वहां के रीजन को संभालो। बोले ठीक है। लाहौर वाले रीजन में भेजा गया मेटकाफ को। मेटकाफ। अगर हम बात करते हैं काबुल की तो यहां पे भेजा गया एल्फिन स्टोन को कि आप जाइए। और तेहरान वाले रीजन में भेजा गया मैलकॉम को कि भाई आप जाइए। इसने 4 डिप्लोमेट्स को अपॉइंट किया कि आप जाओ और यहां पे बैठिए अलग अलग रीजन में, वहां देखो क्या सिचुएशन है, किस तरीके की बातें हो रही है, क्या होने लग रहा है, सेंट्रल एशिया से किसी तरीके का अटैक या किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन रही है, आप जाके देखिए और संभालिए इन रीजन को, ठीक है। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है लाहौर वाला रीजन है, क्योंकि यहां पे बैठे महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब से निकल के आ रहे हैं। मिसल चुकिया जो हम डिस्कशन कर चुके हैं वो ट्राइब से निकल के आ रहे हैं। उन्होंने सारे के सारे जो पंजाब में ट्राइब्स है उनको एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की है। जो 12 मिसल है उनको कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं एक साथ कि आइए और एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इन्होंने इनके साथ में एक ट्रीटी की जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सतलज। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, ट्रीटी ऑफ सतलज। इन्होंने क्या किया, सतलज रिवर है उसको बाउंड्री मान लिया। इन्होंने कहा कि ये सतलज रिवर बाउंड्री है, इसके ऊपर वाला जो रीजन है, जो पहाड़ी एरिया है, वो सारे का सारा रणजीत सिंह का।
या पंजाब रीजन में या लाहौर की टेरिटरी होगी, वहां पे हम नहीं आएंगे। क्योंकि देखो, अगर यदि एक साथ ये इंडिया से ही कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और साथ में बाहर से भी अटैक हो जाए तो ये तो उलझ जाएंगे ना। इन्हें चाहिए पीस, कि इंटरनली पीस हो, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने रणजीत सिंह के साथ में ट्रीटी की, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सतलज, ठीक है। सतलज रिवर को बाउंड्री माना और कहा कि इसके ऊपर वाला जो रीजन है वो आप संभालोगे, वहां पे हमारी तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, और जो सतलज रिवर है इसके नीचे का जो पार्ट होगा वो हमारा होगा, वहां पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां पे आपका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, या आप सतलज रिवर के नीचे नहीं आओगे, हम सतलज रिवर के ऊपर नहीं आएंगे। बोले ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे करना है वो रहिए, ठीक है, आप एक दूसरे के एरिया में नहीं जाओगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, पॉइंट क्लियर। इसके टाइम पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी। अब ध्यान से समझना और सुनना इस बात को, क्योंकि ये जिस पीरियड में आ रहे हैं वो पीरियड है 1813 के आसपास का, 1807 से और 13 के बीच में आ रहे हैं। अब आप एक बात को याद करो, कंपनी जो कि हर 20 साल में अपने चार्टर एक्ट को रिन्यू करती है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। 1793 में लास्ट चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट 1793। अब 20 साल हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, तो यहां पे आ रहा है 1813। ये लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड की बात हो रही है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में चार्टर एक्ट का एंड होने वाला है। तो डेफिनेट है कि यहां पे बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीजें चल रही है जो इसको तैयार कर रही है कि भाई अब आगे क्या करना है, कंपनी के साथ क्या करना है। क्योंकि सारी की सारी स्टोरी कहां पे जाके रुक रही है, चार्टर एक्ट की तरफ, कि हमें 2 साल 3 साल बाद में हमें चार्टर एक्ट लेके आना है, कंपनी के लिए काम करना है, कंपनी के लिए कुछ रूल बनाने, कुछ एक्ट बनाने, क्या करे। तो उसके बैकग्राउंड में अब सारी की सारी चीजें चल रही है कि चार्टर एक्ट पे फोकस करो, उसके बारे में सोचो क्या करना है। अब यहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है, क्या कि हमें कंपनी के साथ क्या करना है, कंपनी को मारे या फिर छोड़े, कंपनी को रखना है या नहीं रखना है। बोले क्यों, ऐसी क्या सोचने वाली बात है। बोल सोचने वाली बात है, उसके पीछे 2-3 रीजन थे। पहला रीजन था कि इंग्लैंड में होने लग रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है और वो बढ़ने लग रहा है, अपने चरम पे है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बोले हाँ, तो इसका ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्या इफेक्ट होगा। क्योंकि देखो समझना, पहले ये समझिएगा, यहां से कुछ ग्रुप निकल के आ रहे हैं जो इंग्लैंड में बैठे, वो इनको प्रेशराइज्ड कर रहे हैं। क्या क्या समझो जरा, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, दूसरा यहां पे ग्रुप निकल के आ रहा है यूटिलिटेरियन ग्रुप, ठीक है, और तीसरा यहां पे बंदे निकल के आ रहे हैं जिनको हम बोल रहे हैं मिशनरीज। क्या है, एक एक करके इनको समझते हैं। देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि इंग्लैंड में होने लग रहा है। अब ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है तो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, उनके साथ में कुछ ऐसे ग्रुप के लोग निकल के आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई फ्री ट्रेड की परमिशन क्यों नहीं देते, आप ट्रेड क्यों नहीं करने देते। बोले ये क्या मतलब हुआ। देखो समझो इस चीज को, क्योंकि जब वहां पे रिवॉल्यूशन हो रहा है, कंपनीज निकल के आ रही है, इंडिया में केवल एक कंपनी बैठी है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, वही सारा ट्रेड कर रही है। जबकि ब्रिटेन में और बहुत सारी कंपनीज है जो निकल के आ रही है, वो कह रही है कि भाई आप इंडिया से जो ट्रेड कर रहे हो वो सारे का सारा सिर्फ एक कंपनी से ही क्यों कर रहे हो, बाकी को भी तो परमिशन दो ताकि वो इंडिया में जा सके। आप यहां पे ट्रेड फ्री करो ताकि बाहर से बहुत सारी कंपनीज वहां जा सके, हमें भी प्रॉफिट मिल सके, हम भी वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब इन्होंने फ्री ट्रेड की डिमांड करना शुरू कर दिया। कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली को खत्म करो, हमें नहीं चाहिए एक कंपनी, हमें चाहिए, क्योंकि देखो अगर एक कंपनी रहेगी तो वो जैसे चाहे जो भी प्राइसेस रखे वो रखेगी,
जैसा भी, अगर यदि हम एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं तो जो इसका मन होगा वही करेगी। अगर यदि आपके कॉम्पिटिटिव बैठे हैं तो डिमांड भी अलग होगी, कॉस्ट भी अलग होगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों एक ही कंपनी के पास में क्यों सारी पावर, एक ही कंपनी को वहां पे क्यों परमिशन दे रखी है आपने कि आप वहां पे क्या कर सकते, बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ये हटाइए, एक ग्रुप तो ये है। सेकंड ग्रुप जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है वो है यूटिलिटेरियन ग्रुप। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो, अगर यदि आप कोई भी बिजनेस करते हो या आप कोई भी काम करते हो तो उसमें दो तरीके की पावर होती है, या तो वो काम प्राइवेट बंदा कर रहा है कोई, या वो गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, अब प्राइवेट क्या करेगा, जो प्राइवेट बंदा होगा वो क्या सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और मुझे कोई मतलब नहीं है लोगों पे क्या हो रहा है, क्या बीत रही है, लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिले, कोई लेना देना नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी को होना चाहिए। ऐसा होता है। अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या सोचती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लोगों को होना चाहिए, सोसाइटी में इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए। दोनों अपोजिट है। सोसाइटी के बारे में कौन सोचती है, गवर्नमेंट। प्राइवेट बंदा क्या सोचेगा, कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, सोसाइटी जाए भाड़ में। तो यूटिलिटेरियन ग्रुप क्या कह रहा है कि भाई हमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सारी की सारी पावर दे रखी है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, आपने सारी पावर इनको क्यों दे रखी है, इसको गवर्नमेंट के हाथ में लेके आओ, गवर्नमेंट के कंट्रोल में लेके आओ, इसकी मोनोपोली को खत्म करो, प्राइवेट कंपनी को हटाओ यहां से। एक प्रेशर ये भी बना हुआ है। तीसरा, यहां पे मिशनरीज बैठे हुए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमने क्या बिगाड़ा है आपका, हम तो कोई ट्रेड भी नहीं कर रहे, हमने तो सिर्फ यही कहा है कि हमें इंडिया की तरफ जाने दो, हम तो इंडिया में जाना चाहते हैं, वहां पे जाके क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको स्प्रेड करना चाहते हैं, वहां पे एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। आपने क्यों रोका हुआ है, हमें यहां पे रोक के क्यों बिठा रखा है। पॉइंट क्लियर है। तो एक ये पॉइंट आ रहा है और एक चौथा पॉइंट और आ रहा है निकल के, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब चाहिए कुछ ऐसे बंदे जिनको एजुकेशन हो, जिनके पास एजुकेशन हो, क्योंकि उन्हें भी तो अब कंपनी में काम करने के लिए लोअर लेवल पे तो ठीक है, लोअर लेवल पे तो इंडियंस बैठे हुए हैं, लेकिन अब वो कितने ब्रिटिशर्स को पकड़ के ले जाएं। ये चाहते हैं कि हमें एजुकेशन लेवल पे भी फोकस करना चाहिए ताकि इंडियंस के दिमाग में एक सॉफ्ट इमेज उनकी क्रिएट हो। क्यों, कि वो ये सोचे कि ब्रिटिशर्स हमारे बारे में बुरा नहीं सोच रहे, वो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। तो ये कब होगा, जब हम उनके बारे में सोचेंगे एजुकेशन दे। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही है कि हमें अब 1813 का एक्ट लेके आने। अब ये सारे प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई कुछ भी करो, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को हटाइए। मेन प्रेशर इनके ऊपर किस चीज का है, मोनोपोली का। और ये सारे का सारा रिफ्लेक्ट होता है चार्टर एक्ट 1813 में, जहां हमें देखने को मिलेगा इन सब का इफेक्ट हमें चार्टर एक्ट 1813 में देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। तो ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि 1813 जो लॉर्ड मिंटो के टाइम पे आ रहा है वो किस तरीके से इंपैक्ट कर रहा है चार्टर एक्ट को, वो समझते हैं अब। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास में चार्टर एक्ट 1813 क्या है उसको समझ लेते हैं और देखते हैं। देखिए, चार्टर एक्ट 1813 इसको समझते हैं। अब क्योंकि मिंटो के टाइम में, ठीक है, लास्ट टाइम पीरियड चल रहा है उनका और ये एक्ट आ रहा है, तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट बोला गया कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है, मोनोपोली उसको खत्म करते हैं। कंपनी के साथ ये तो ठीक है, ये अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही काम कर रही थी, लेकिन अब से बाहरी लोग भी आ सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अब क्यों, क्योंकि इस पे प्रेशर किसका है, इस पे प्रेशर फ्री ट्रेडर्स का भी है, इस पे प्रेशर यूटिलिटेरियन ग्रुप का भी है। इनके प्रेशर में आके इन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म। बोल बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने एक वर्ड लगा दिया यहां पे बट। बोले अब ये क्या है,
बोले बट ये ओपियम और टी, इन दोनों का जो ट्रेड होगा वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली में ही रहेगा। बोले ये क्या है? देखिए ओपियम है, ये चाइना के साथ ट्रेड हो रहा है, चाइना के साथ, ठीक है। क्या हो रहा है अब इस बात को समझिए। ये कुछ इस तरीके से करते हैं, इंडिया से ये ओपियम लेते हैं, ओपियम उठाया और उस ओपियम को उठा के लेके गए चाइना में, ठीक है। इंडिया से ओपियम लिया, उसको ट्रेड करना शुरू किया चाइना में। हम ये देखेंगे आगे चल के, देखते हैं जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे चाइना में ओपियम वॉर होता है, उन सब के पीछे यही रीजन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इंडिया से ओपियम लिया, उसको चाइना में ट्रेड किया। अब चाइना में ट्रेड करके यहां से इन्होंने परचेज की क्या, टी, और उसको लेके गए ब्रिटेन। मतलब ये कुछ इस तरीके का ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया से ओपियम ले रहे हैं चाइना, चाइना से टी को परचेज कर रहे हैं, वहां पे लोगों को नशेड़ी बना रहे हैं, और फिर वहां से जो भी पैसा कलेक्ट हो रहा है वहां से टी परचेज की और उसको लेके चले गए ब्रिटेन में। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इन्होंने कहा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रेड है, ये अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ही रहेगी। यहां पे कोई बाहरी कंपनी आके इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है, इनका ट्रेड अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। बोले चलो कोई बात नहीं है, दो चीजें रखी आपने, रख लो, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। बोले ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, अब यहां पे मिशनरीज है, उन्होंने बोल रखा है कि भाई हमें जाने की परमिशन दो। बोले ठीक है, आप अगर इंडिया जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करो, तो ठीक है आप जाइए, इंडिया में जाना चाहते हो आप जा सकते हो। बोले ठीक है, लेकिन परमिशन लेनी होगी, आप बिना परमिशन के इंडिया में नहीं जाओगे, आपको परमिशन लेनी होगी। पहले आप आओगे ब्रिटिशर्स के पास में, उनसे पूछोगे कि हम भारत आना चाहते हैं, क्या हम जा सकते हैं या नहीं, तो हम परमिशन देंगे तब आप जा सकते हो। इसी तरीके से फ्री ट्रेडर्स, इन्होंने भी बोला कि हम जाना चाहे तो बोले आपको भी पहले परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप इंडिया में जा सकते हो। बोले बहुत बढ़िया, ठीक है। तीसरा पॉइंट इन्होंने, क्योंकि अब सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने हैं, इन्होंने कहा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला गया कि हम अपने आप को सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम भारत वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट इसमें डाला कि देखो आगे से हम एजुकेशन फ्री कर रहे हैं, सबके लिए एजुकेशन कर रहे हैं, कि सबके सब एजुकेशन ले सकते हैं, एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें इंडियंस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इनको बंदे चाहिए एजुकेशन देके कि ये अपना यूज उसमें निकाल सके। इन्होंने बोला कि हम आगे से 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए अलग से रखते हैं। 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए होंगे, सिर्फ वो हम अलग से निकाल के रख देंगे। ये यूज किए जाएंगे कहां पे, एजुकेशन के लिए, इंडियंस को एजुकेशन दी जाएगी। बोले ठीक है, यूज हुए नहीं हुए कहां से आएंगे ये पैसे, तो ये इंडिया के ट्रेजरी से ही आएंगे। अब ऐसा नहीं है ब्रिटिशर्स लेके आएंगे, नहीं, इंडिया के ट्रेजरी से इस पैसे को लिया जाएगा और उसको वहां पे रखा जाएगा। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि जो भी बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, यहां से कोई भी एक्ट या लॉ कोई भी पास किया जाएगा तो उस एक्ट पे परमिशन कहां से आएगी, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से। ब्रिटेन की पार्लियामेंट उसको परमिशन देगी, रिकॉग्निशन देगी। अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने रिकॉग्निशन दिए तो वो एक्ट चलेगा, अदरवाइज वो एक्ट वैलिड नहीं होगा। एक तरीके का ये, जैसे हमने पहले देखा था ना कि पहले जो भी रूलर आते थे, जब हमने दिल्ली सल्तनत देखा तो उस टाइम में भी देखा कि कहां से, खलीफा से रिकॉग्निशन लेना होता था। खलीफा अगर रिकॉग्नाइज कर देते तो सभी एक्सेप्ट करते कि हाँ ठीक है। उसी तरीके का काम यहां पे करने की शुरुआत हो रही है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट कह रही है कि अब से हमारे पास से आपको रिकॉग्निशन लेना होगा, आप कोई भी एक्ट इंडिया में पास करोगे तो पहले उस पर परमिशन हमारी होगी। अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो इंडिया में वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पॉइंट क्लियर। उसी तरीके से एक लास्ट पॉइंट बोला, क्योंकि देखो कंपनी की मोनोपोली खत्म हो चुकी है,
अब कंपनी यहां पे कॉमर्शियल ट्रेड भी करती थी, कॉमर्शियल ट्रेड भी कर रही है, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ट्रांजैक्शन, कॉमर्शियल रिवेन्यू भी यहां से आ रहा है, टेरिटोरियल रिवेन्यू भी कंपनी के पास ही आ रहा है, टेरिटोरियल रिवेन्यू। ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? कंपनी खुद कर रही थी। अभी तक सारे का सारा कंट्रोल किसके पास था? कंपनी के पास। अब कंपनी की मोनोपोली खत्म होगी, अब दूसरी कंपनी भी आ रही है। तो यहां पे लॉ में बोला गया, इस एक्ट में बोला गया कि भाई देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि कंपनी के पास अब ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, अब कंपनी अलग अलग काम करेगी क्योंकि और भी कंपनी आएगी, तो अब सारे का सारा मिक्सअप तो नहीं कर सकते हम। तो उन्होंने कहा कि जो भी रिवेन्यू कॉमर्शियली आ रहे हैं, जो भी रिवेन्यू टेरिटोरियली आ रहे हैं, उसका डेटा अलग अलग हमारे पास आना चाहिए, अलग अलग डेटा होना चाहिए। कितना कॉमर्शियली हमने ट्रेड किया, कितना वहां से ट्रांजैक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन कितना हो रहा है वहां से, कितना कलेक्शन टेरिटोरियली हो रहा है, हमें अलग अलग पता होना चाहिए, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे पास टोटल कलेक्शन कितना आ रहा है। ठीक है, ये सारा खेल किसके पीछे हो रहा है? मोनोपोली के। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो आपको यहां से 5 पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी की मोनोपोली का खत्म करना, 2 चीजों की मोनोपोली रखना कंपनी के पास, दूसरी चीज मिशनरीज आएंगे, परमिशन के साथ आएंगे, एजुकेशन को फ्री किया गया, एजुकेशन सबके लिए ओपन की गई कि आप सभी के सभी एजुकेशन ले सकते हो, उसके लिए 1 लाख रुपए हम इसको स्टोर रख रहे हैं। और बॉम्बे, मद्रास और ये जो भी एक्ट इंडिया में पास होगा, वो सारे का सारा एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज करेगी। पॉइंट क्लियर है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से नोट करिएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास में 1805 टू 1813 के बीच में क्या क्या हुआ उसके बारे में। पॉइंट क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।